हेलो बच्चों, आप सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि मैंने सेकंड गेट की जो एक सीरीज स्टार्ट करी थी उसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे और बहुत ही वेरी हेल्पफुल है तुम्हारे लिए, क्योंकि जो लगभग मेरे अंदाजे से जो आरपीएससी क्वेश्चंस पूछ रही है अभी फर्स्ट गेट में पूछे हुए हैं, और सेकंड गेट में जो अभी आने वाला है, जो दिसंबर में डेट भी फिक्स हो गई है इसकी, तो कहाँ से वेटेज आ रहा है, तो मैं सारा वेटेज कवर कराऊंगा क्विक रिवीजन में, जिसमें जो टू द पॉइंट बात करेंगे अपन। अब ध्यान देना, सबसे पहले जो देखो जो लगभग 6 पार्टों में मैंने एलपीपी वाली बुक पूरी कंप्लीट करा दी है, उसका रिवीजन अच्छे से करा दिया। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बिल्कुल जो है मेन टू द पॉइंट बात करिए। अब आज जो अपन बात करेंगे, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, वो बहुत ही अच्छी बुक है, और जो अभी दोनों फर्स्ट गेट में भी और सेकंड गेट में दोनों में ये नया बुक यानी कि बुक बोल सकते, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बीएससी में आती है अपने, वो ऐड हुई है और इससे काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो मैं बातें बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है। अगर अपन को अच्छे से आ जाएगी तो अपन लगभग वहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो बुक है अपने पास, ध्यान देना, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस यानी कि सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण यानी कि अपन जानते हैं सम्मिश्र विश्लेषण क्या होगा, कि जो जेड होगा, है ना, विश्लेषण यानी कि जो जेड होगा x प्लस आयोटा वाई यानी कि वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के रूप में होगा। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ भी नहीं, यहाँ पर जो पहला चैप्टर लूँगा मैं, चैप्टर फर्स्ट। अपने जो सिलेबस में 2 चैप्टर जुड़े हुए हैं ना, चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड, तो 2 सिलेबस अपन बात करेंगे जो भी अपने पास जुड़ा हुआ है। तो चैप्टर फर्स्ट में अपने टॉपिक दे रखा है, क्या दे रखा है कि वो एनालिटिक फंक्शन कौन है या नहीं है, और सीमा, अवकलनीयता, सांतत्यता, ये अपन को पॉइंट दे रखे हैं, तो अपन सारे बात करेंगे। और जो स्टेटमेंट मैंने लिखवा रखे वो सारे इंपॉर्टेंट आए हुए हैं और अच्छे से अपन कवर करेंगे, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले देखो, चैप्टर अपने पास यहाँ पर पॉइंट दे रखा है, विश्लेषिक या होलोमॉर्फिक बोल सकते हैं, या रेगुलर फंक्शन बोल सकते हैं। तो तीनों नाम होते हैं, विश्लेषिक फलन या होलोमॉर्फिक फलन या रेगुलर फंक्शन, यानी कि एनालिटिक फंक्शन और होलोमॉर्फिक रेगुलर फंक्शन। इसकी डेफिनेशन क्या होती है बेटा, एक मानी फलन एफ जेड बिंदु z बराबर 0 पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यदि एफ जेड जो है फलन जो है बिंदु z0 वह इसके प्रतिवेश में क्या हो, अवकलनीय हो। यानी कि जो फलन होगा, कोई भी फलन होगा, उसके प्रतिवेश में, यानी कि जो बिंदु होगा z0, इसके प्रतिवेश में भी क्या होगा, इस बिंदु पर तो अवकलनीय होगा, लेकिन इसके आसपास पूरे क्षेत्रफल पर भी क्या होगा, अवकलनीय होगा। तो ऐसे फलन को अपन बोलेंगे विश्लेषिक फलन, है ना। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने लगभग 5 पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट, मतलब डायरेक्ट अपन वहाँ पर रिजल्ट याद रखना है और डायरेक्ट ये आएंगे क्वेश्चन, है ना, प्रूफ नहीं करना अपन को। यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि लिमिट z टेंस टू 0 z बार अपॉन z। ये अब अगर वहाँ पर निकालने को बोलेगा तो ये अपन कह देंगे कि नॉट एग्जिट, यानी कि इसकी सीमा विद्यमान नहीं, यानी कि अपने को ये दे रखा है फलन z बार अपॉन z, इसकी सीमा निकालनी है, तो इसकी सीमा नॉट एग्जिट यानी कि सीमा विद्यमान नहीं है। डायरेक्ट याद रखना अपन को, वरना करने बैठोगे तो 1 या 2 पेज का मेथड है, कोई मतलब नहीं आ रहा। इसी प्रकार दूसरा है, इम्पोर्टेंट है, कि आया हुआ है यहाँ पर एफ जेड बराबर जेड बार कहीं भी अवकलनीय नहीं है। वहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा फलन अवकलनीय है या नहीं है, तो ये एफ जेड बराबर जेड बार तुम्हें दिखे तो कहीं भी अवकलनीय नहीं होगा, है ना, नहीं होगा, याद रखना है ना। तो जेड बार इसका यानी कि डेरिवेटिव्स विद्यमान नहीं है। इसी प्रकार अपन बात करेंगे, जो फलन होगा ये इस रूप में दिखे जाने कि जेड प्लस जेड बार, जेड बार, जेड स्क्वायर जेड बार, ये भी क्या हो गए, अवकलनीय नहीं होंगे। फिर उसके बाद अगर ये अवकलनीय नहीं है तो ऑब्वियसली वैश्लेषिक भी नहीं है, यानी कि एनालिटिक भी नहीं, क्योंकि वैश्लेषिक की कंडीशन क्या अनिवार्य कि वो अपने उस बिंदु पर तो अवकलनीय हो, लेकिन उसके प्रतिवेश में भी क्या हो, अवकलनीय हो। अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं होगा तो डेफिनेटली वो विश्लेषिक नहीं होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना कि ये अवकलनीय तो डेफिनेटली नॉट एनालिटिक होगी। और अगर अपने को ये पूछ ले क्वेश्चंस में कि डी बाई डी जेड जेड स्क्वायर जेड बार, जब इनका डेरिवेटिव विद्यमान नहीं है तो अपन इसका डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन भी नहीं निकाल सकते, तो ये भी क्या, नॉट एग्जिट यानी कि कहीं भी विद्यमान नहीं है।
तीसरा पॉइंट आया हुआ है सेकंड गेट में 2011 में। यहाँ पर अपन को 3 बातें याद रखनी। इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर ये फलन दे दे अपन को mod ऑफ जेड स्क्वायर, तो 3 बातें अपन को याद रखनी है कि ये जो फलन होता है केवल मूल बिंदु यानी कि z बराबर 0 पर क्या होता है, अवकलनीय होता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर फलन mod ऑफ जेड स्क्वायर है तो केवल मूल बिंदु पर क्या है, फलन अवकलनीय है ना, पहली बात। दूसरी बात है परंतु संवृत सतत है, ओनली किस बिंदु पर अवकलनीय, मूल बिंदु पर, लेकिन कोई सा भी पॉइंट हो उस पर क्या होगा, ये सतत होगा, यानी कि फॉर एवरी कंटिन्यूस होगा ये फलन। अब बात करते हैं ये, अगर पूछे कि ये फलन वैश्लेषिक है या नहीं है, तो ये फलन वैश्लेषिक नहीं है, यानी कि नॉट एनालिटिक, कहीं भी वैश्लेषिक नहीं है। तो 3 बातें याद रखोगे कि जो फलन होगा mod ऑफ जेड स्क्वायर होगा तो केवल और केवल मूल बिंदु पर क्या होगा, अवकलनीय होगा। और दूसरा याद रखना कि वो सर्वत्र सतत, मतलब प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा, सतत होगा। तीसरी बात है कि अवकलनीय भी नहीं हो वैश्लेषिक नहीं होगा, यानी कि कहीं भी वैश्लेषिक नहीं है। तो इम्पोर्टेंट सारा मतलब कहने का मतलब 3 बातें याद रखनी है कि नॉट एनालिटिक है फलन, और तीसरा है फॉर एवरी कंटिन्यूस, और केवल मूल बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर फलन z की पावर n के रूप में हो तो ये सर्वत्र क्या होता है, सतत भी होता है और अवकलनीय होता है, यानी प्रत्येक बिंदु पर सतत भी होता है लेकिन अवकलनीय भी होगा। लेकिन कंडीशन पूछेगा किस बिंदु पर, तो जहां भी n बिलोंग्स टू किस पे करे, i प्लस, यानी कि जो इंटीजर वैल्यू होगी वो पॉजिटिव वाली होनी चाहिए, तो n बिलोंग्स टू i प्लस है। 5वां पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर। अब अपन ये देखो बहुपदी फलन दिख रहा है, यानी जेड स्क्वायर जेड क्यू, तो 100% ये देखो वैश्लेषिक फलन है तथा प्रत्येक बिंदु पर क्या है, अवकलनीय है। मैंने बोल ही रखा है कि ये इस टाइप का फलन दिखे तो सर्वत्र सतत भी होगा और अवकलनीय भी है। देखो अवकलनीय भी है और अवकलनीय होगा तो क्या है, विश्लेषिक फलन भी है। और प्रांत उसने पहले दे दिया, प्रांत किस पर, mod ऑफ जेड इज लेस देन एंड इक्वल टू 1 में सतत है। तो यहाँ पर उसने पूछ लेगा वो एग्जाम में कि ये फलन दे देगा और अपन को किस प्रांत पर संतत है, तो ये mod ऑफ जेड इज लेस देन 1 वाले प्रांत में संतत होगा, और ये प्रत्येक बिंदु पर वैश्लेषिक होगा और क्या बोले, अवकलनीय होगा। तो ये 5 पॉइंट थे। इसी प्रकार और आगे पॉइंट है अपन बात करेंगे, इसके पहले अपन एक और टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, विचित्र बिंदु। विचित्र बिंदु क्या होते हैं, सिंगुलर पॉइंट। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर विचित्र बिंदु के लिए, सबसे पहले वहाँ पर फलन दे देगा और वो पूछेगा कि इसके विचित्र बिंदु बताएं, तो कैसे बताएंगे अपन को, यहाँ पर ध्यान देना। विचित्र बिंदु को बोलते हैं सिंगुलर पॉइंट। यदि फलन एफ जेड बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है, यानी कि जो फंक्शन है अगर किसी बिंदु पर विश्लेषिक नहीं है तो वहाँ पर वो क्या होगा, विचित्र बिंदु होगा, उस पर क्या होगा, विचित्र बिंदु। तो कुछ भी नहीं करना है अपन को, एफ जेड बराबर ये फलन दे रखा है कि विचित्र बिंदु अपन को बताना है। तो ये फलन, अब उसने बोला कि कंडीशन क्या है, विचित्र बिंदु लाने के लिए नॉट एनालिटिक होना चाहिए। तो अपन देख लेंगे कि किस बिंदु पर नॉट एनालिटिक यानी वैश्लेषिक नहीं है। तो अगर हर जो होगा अगर 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट वैश्लेषिक नहीं होगा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव विद्यमान नहीं होगा। तो z की पावर 4 - 1 बराबर 0 रख के, यानी कि हर वाले पार्ट को हमेशा क्या रख लेंगे, 0 रख लेंगे। यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, z बराबर +-1 आ रहा है और z बराबर ± आयोटा आ रहा है। तो यहाँ पर देखो z के कितने मान प्राप्त हुए, 4, और ये चारों किस पर स्थित होंगे, वृत्त पर स्थित होंगे। यहाँ पर 1 -1 i आयोटा और माइनस आयोटा। तो वहाँ पर ये पूछ लेगा, ऑप्शन देखे कि इसके विचित्र बिंदु बताइए या विचित्र बिंदु किस पर है, तो विचित्र बिंदु कह देंगे कि ये वृत्त पर स्थित होंगे। क्लियर है। तो अपन ने अभी लगभग स्टार्ट किया है कि वैश्लेषिक फलन क्या होता है, इसके इसके जो एग्जाम्पल है थ्योरम में, अभी और आगे अपन बात करेंगे। इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और अच्छे से अपन क्लियर करते हैं आगे का टॉपिक क्या है। अपने पास सारा लिख रखा है, ध्यान देना। फलन एफ जेड के विश्लेषिक होने का आवश्यक एंड पर्याप्त प्रतिबंध, इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट अपन को याद रखना है। तो फलन, कोई भी फलन है, वैश्लेषिक होने का आवश्यक व पर्याप्त प्रतिबंध क्या देखेंगे, बाकी डेफिनेशन तो याद रखनी। इसके अलावा कैसे अपन और निकाल सकते हैं कि u और v को, यदि वो जो फलन होगा u और v कौशी रीमान समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि अपन कौशी रीमान समीकरण यानी CR इक्वेशन क्या होती है, del u/del x
अपॉन डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू में होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई। दूसरी अपने पास होती है डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। तो ये तो प्लस और ये माइनस। प्लस कब आएगा? जब डेल यू बाई डेल एक्स हो, और माइनस कब आएगा? जब डेल यू बाई डेल वाई हो, है ना। आगे और पर्याप्त प्रतिबंध क्या होगा? सी आर इक्वेशन कंडीशन तो आवश्यक तो है ही सही, लेकिन पर्याप्त प्रतिबंध भी कंडीशन संतुष्ट होना चाहिए कि u और v के प्रथम कोटि के आंशिक अवकलज क्या हो? सतत हो। यानी कि u और v जो फलन होंगे आंशिक अवकलन क्या होना चाहिए? अवकलज क्या होने चाहिए? सतत होने चाहिए। तो ये डेफिनेटली आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा था उसने कि सी आर इक्वेशन क्या होती है वैश्लेषिक फलन के लिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, है ना। अब बात करते हैं कि मैंने पॉइंट लिखा है 5 पॉइंट अपन ने पहले पढ़ लिए थे, आगे के पॉइंट बात करते हैं। छठा पॉइंट है इंपॉर्टेंट है कि एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड हो, यानी कि फलन किस में दे रखा अपन को? ई की पावर जेड में। तो ये क्या होता है? सर्वत्र विश्लेषिक फलन होता है। और इसको कैसे अपन यहाँ से इसको कैसे अपन वैश्लेषिक फलन लाएंगे? सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करा देंगे, यानी कि इसका डेल यू बाई डेल एक्स से निकाल लेंगे, यानी फिर डेल यू बाई डेल वाई अगर बराबर आता है तो अपन कह देंगे कि ये सर्वत्र वैश्लेषिक है। यानी कि डायरेक्ट याद रखना कि ई की पावर जेड जो होता है सर्वत्र एनालिटिक यानी एनालिटिक फंक्शन होता है। अगर इस रूप में दिखे, फलन क्या देखे फर्स्ट ग्रेड 2011 में आया है, फलन है अपने पास एफ जेड है 2 आयोटा वाई है, तो ये याद रखना कि कहीं भी विश्लेषिक नहीं होता है। यानी कि जो फलन होगा नॉट एनालिटिक, कहीं भी वैश्लेषिक नहीं होगा। यानी कि 2 आयोटा वाई दिखे तो डायरेक्ट याद रखना कि नॉट एनालिटिक, बस ये याद रखना अपन को। और इम्पोर्टेंट है ये, तो लगा ही लो कि आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि हर बार पूछता है ये। यहाँ पर दे रखा है फलन अंडर रूट में मोड ऑफ एक्स वाई। क्या दे रखा है? अंडर रूट में मोड ऑफ एक्स वाई। तो ये याद रखना कि मूल बिंदु पर तो सी आर समीकरण क्या करता है? संतुष्ट करता है। जो अंडर रूट मोड ऑफ एक्स वाई दे रखा है ना, मूल बिंदु पर तो क्या करता है? सी आर इक्वेशन तो संतुष्ट करता है, यानी सेटिस्फाइड करता है, लेकिन मूल बिंदु पर क्या होगा? नॉट एनालिटिक, यानी कि उस बिंदु पर क्या होगा? वैश्लेषिक नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, वहां पर दे देगा कि किस बिंदु पर वैश्लेषिक नहीं है, तो मूल बिंदु पर वैश्लेषिक नहीं है। और किस बिंदु पर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाइड करता है, तो मूल बिंदु पर सेटिस्फाइड करता है ना। तो यहाँ से अपन को ये पता चला कि बस आवश्यक प्रतिबंध नहीं, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट करना चाहिए, तब जाके अपने कह देंगे कि ये एनालिटिक फंक्शन होगा। थ्योरम है लास्ट वाली स्टेटमेंट कि यदि फलन एनालिटिक फंक्शन है, यानी कि कोई भी फंक्शन दे रखा अपन को वैश्लेषिक फलन है, तो उसका मापांक अगर अचर है तो जो फलन होगा वो भी क्या होगा? अचर फलन का होगा। यानी कि अगर कोई फलन वैश्लेषिक फलन है और अगर उसका मापांक अचर है तो वो फलन भी क्या होगा? अचर फलन का होगा। यानी कि एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। डायरेक्ट याद रख सकते हो, एन एनालिटिक फंक्शन विथ कांस्टेंट मॉड्यूलस इज कांस्टेंट। और सेकंड है, अगर फलन एनालिटिक यानी विश्लेषिक फलन है और उसका कोणांक, फलन का कोणांक अगर अचर है तो फलन भी, तब भी फलन क्या होगा? अचर फलन का होगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट थ्योरम के याद रखना, क्योंकि आए हुए हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद 10वां पॉइंट है कि अगर अपने पास सम्मिश्र बहुपद दिखे, अगर कोई भी फलन अगर सम्मिश्र बहुपद के रूप में हो तो वो एक वैश्लेषिक फलन होगा डेफिनेटली। अगर वो कोई भी फंक्शन अगर सम्मिश्र बहुपद में दे दे तो डेफिनेटली क्या होगा? वैश्लेषिक फलन होगा। और लास्ट में याद रखना इंपॉर्टेंट है कि एफ जेड बराबर एक्स वाई प्लस आयोटा वाई दे के रख दे, तो ये इज एवरीवेयर कंटिन्यूस, है ना। प्रत्येक बिंदु पर तो क्या होगा? संतत होगा, लेकिन क्या होगा? वैश्लेषिक नहीं होगा, बट नॉट एनालिटिक, यानी कि एक्स वाई प्लस आयोटा वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूस बट नॉट एनालिटिक। तो ये अपने पास थ्योरम पॉइंट थे और इसको नोट डाउन करो। आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें उसको पढ़ेंगे अभी। हाँ, तो अभी और फिर अपन आगे बात करते हैं। आगे पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ है। फलन दे रखा है अपने को जेड बार का स्क्वायर अपॉन जेड, और जब कंडीशन क्या है? जेड इज नॉट इक्वल टू 0, और जेड बराबर 0 लेंगे तो फलन क्या होगा? 0। तो ये याद रखना ओनली अपन को कि जो फलन होगा मूल बिंदु पर क्या करेगा? सी आर इक्वेशन यानी कि कौशी रीमान समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। तो बस ये याद रखना कि जो फलन होगा इस टाइप का मूल बिंदु पर सी आर इक्वेशन क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। अब आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, यदि n वास्तविक है और फलन दे रखा है r की पावर n कोस n थीटा प्लस आयोटा
साइन एन थीटा। और आर अब यहाँ पे ये याद रखना कि r बराबर 0 के अतिरिक्त क्या है, विश्लेषिक है, लेकिन r बराबर 0 पर विश्लेषिक नहीं है। तो r बराबर 0 के अतिरिक्त विश्लेषिक है। और इसका जो डेरिवेटिव जो होगा यानी कि अवकलज क्या होगा, यहाँ पर वही r की पावर n का हो जाएगा n r की पावर n-1। लेंथ प्रोसेस है लेकिन अपन को डायरेक्ट याद रखना है। और कोस n थीटा यानी कि कोस n-1 थीटा, और आयोटा ऐसा कैसे, और साइन n- थीटा। डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, इसका डेरिवेटिव ये होता है। और अगर फलन ये दे दे, अपने को फर्स्ट गेट 2012 में आया हुआ है फलन एफ जेड इक्वल टू साइन एक्स कोस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कोस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, तो ये याद रखना सर्वत्र सतत व वैश्लेषिक होता है। तो ये फलन इस टाइप का क्या होता है, सर्वत्र सतत यानी फॉर कॉन्टिन्यूस एवरी कॉन्टिन्यूस एंड एनालिटिक, सर्वत्र सतत व वैश्लेषिक होता है। इंपॉर्टेंट है, ये बुक का सवाल है और आ चुका है, एग्जाम में आएगा। यहाँ पर z बराबर क्या दे रखा है, साइन हाइपरबोलिक यू कोस वी प्लस आयोटा कोस हाइपरबोलिक यू साइन वी, या फिर साइन यू कोस हाइपरबोलिक वी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है ना। तो डेट w बराबर दे रखा है u प्लस आयोटा वी। तब ये पॉइंट याद रखना, तब किस बिंदु पर वैश्लेषिक नहीं होगा ये पूछेगा। ये फलन दे देगा वो किस बिंदु पर वैश्लेषिक नहीं है, तो z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर w वैश्लेषिक नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है कि अगर z फलन दे दे और w भी दे दे तो पूछेगा कि कौन से बिंदु पर वैश्लेषिक w वैश्लेषिक नहीं है, तो z बराबर प्लस माइनस आयोटा पर w वैश्लेषिक फलन नहीं है ना। और अब ध्यान देना 16वां पॉइंट है अपने पास, अगर फलन दे दे e की पावर x कोस y प्लस आयोटा साइन y, तो ये इस टाइप का फलन क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन यानी कि वैश्लेषिक फलन होगा। अगर इसका डेरिवेटिव्स निकालना तो डेरिवेटिव्स डायरेक्ट याद रखना क्या होता है, इसका टेन जेड है ना, तो इसका जो अवकलज होगा इस क्या आएगा, टेन जेड आएगा। इसी प्रकार ये याद रखना कि अगर एफ जेड इक्वल टू ई की पावर माइनस जेड की पावर -4 दे दे और यहाँ पर कंडीशन दे रखे जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और एफ 0 पर क्या होता है, 0 हो जाता है, तब फलन मूल बिंदु यानी कि जेड बराबर 0 पर तो क्या होगा, नॉट एनालिटिक यानी कि विश्लेषिक नहीं होगा, लेकिन मूल बिंदु पर उस बिंदु पर तो क्या करेगा, सभी का CR सभी का सेटिस्फाइड करेगा। और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, विद्यमान नहीं यानी कि इन्फाइनाइट आएगा इस अपन का फलन का उस जेड बराबर 0 पर। और लास्ट में यह रखना कि एफ जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई क्यूब क्या होता है, नॉट एनालिटिक। इस टाइप का फलन क्या होगा, वैश्लेषिक नहीं है। अब आगे ये अपने पास कुछ स्टेटमेंट है, डायरेक्ट याद रखना है। आगे जो है अपने पास CR इक्वेशन का अपन ने पहले आवश्यक पर्याप्त प्रतिबंध का आवर्ती रूप में पढ़ा था, अब पढ़ेंगे ध्रुवी रूप में। इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अभी अपन ने बहुत ही इससे पहले मतलब स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट पढ़े हैं। अब आगे जो अपन पढ़ेंगे और फर्स्ट ग्रेड में आ चुके मतलब जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सारा आ चुका है, इसलिए अब ध्यान देना। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड 2016 और 2013 में ये पूछा गया था, डायरेक्ट रिजल्ट है ना, कोशी रीमान समीकरण का ध्रुवी रूप। अपन ने कार्तीय रूप तो पढ़ ही लिया है, अब ध्रुवी रूप क्या होगा, डेल यू बाई डेल आर, क्या होगा, डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी बाई डेल थीटा है ना। तो यहाँ पर थीटा डेल थीटा हो तो 1/r आएगा। इसी प्रकार डेल यू बाई डेल थीटा और -r डेल वी बाई डेल आर, तो -r किसके साथ आएगा, डेल आर के साथ, ये याद रखना है ना। इसी प्रकार अपन को याद रखना है फलन एफ जेड का अवकलज, तो एफ जेड को क्या लिख सकता हूँ मैं, w, तो इसका डेरिवेटिव पूछा गया है कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड या एफ डैश जेड, यानी जेड के सापेक्ष अपन अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल वाई, क्लियर है। इसी प्रकार अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल वाई, तो x के रेस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी बाई डेल एक्स है ना, और डेल वी बाई डेल वाई माइनस आयोटा डेल यू बाई डेल एक्स है ना, y के रेस्पेक्ट में माइनस और या x के रेस्पेक्ट में प्लस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। w का कार्तीय रूप में अवकलज है ना, डायरेक्ट अपन को अगर अवकलज पूछना है तो अगर इससे भी निकल जाएगा या डायरेक्ट निकालना है तो उसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, आंशिक अवकलन डी डेल w बाई डेल एक्स। अगर x के सापेक्ष नहीं करो तो y के सापेक्ष भी कर सकते हैं, लेकिन किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस आयोटा से, तो y के रेस्पेक्ट में यानी कि माइनस आयोटा डेल w बाई डेल वाई। तो ये अवकलज अपन को ध्यान में रखना, क्वेश्चन में पूछ लेगा कि इसका डेरिवेटिव निकाले है ना। ध्रुवी रूप में अवकलन, ध्रुवी रूप में अवकलज क्या होता है, वही डी डब्ल्यू बाई डी डैश
डी जेड और बराबर एफ डी जेड इक्वल टू, अगर आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो देखो कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल 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 डब्ल्यू बाई डेल आर, सिंपल सी फॉर्म है। अगर थीटा के सापेक्ष कर रहा है तो सेम वो का वही रहेगा, लेकिन क्या गुणा हो जाएगा माइनस आयोटा अपॉन आर, तो माइनस आयोटा अपॉन आर कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाई डेल थीटा, और आर के रेस्पेक्ट में तो सिंपल वाला कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा। और याद रखने की अपन को याद रखना है, बाकी तो कितना ही है लिख लो, है ना। प्रसंवादी फलन, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि फर्स्ट गेट 2022 के पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है। प्रसंवादी फलन यानी कि या अनुरूप फलन क्या होता है, यदि फलन प्रसंवादी फलन कहलाता है, u x y फलन प्रसंवादी फलन कहलाता है यदि u क्या हो, लाप्लास समीकरण के को, लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को प्रांत d के प्रत्येक बिंदु पर क्या करे, संतुष्ट करे तथा u के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज क्या हो, स्वतंत्र हो। तो है ना, कोई भी फलन प्रसंवादी फलन को प्रूफ करना है तो उसको कुछ भी मत करो, अगर लाप्लास समीकरण सेटिस्फाइड कर रहा है तो फलन क्या होगा, प्रसंवादी फलन होगा। तो क्वेश्चन आया था 2022 में अभी पेपर में फर्स्ट गेट में, उसने 4 ऑप्शन दे देते, उसने पूछा था कौन सा फलन प्रसंवादी है या नहीं है। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 को संतुष्ट करे। आगे के थोड़े और रिजल्ट है अपन पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करो। हाँ, तो अभी अपन ने प्रसंवादी संयुग्म में पढ़ा है, प्रसंवादी फलन क्या होता है, कैसे कब सेटिस्फाइड होता है। तो कहने का मतलब प्रसंवादी फलन, कोई भी फलन प्रसंवादी फलन को सेटिस्फाइड बताना है तो कुछ नहीं करना है, उस फलन पर लाप्लास समीकरण संतुष्ट करना चाहिए या नहीं। तो लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अब ध्यान देना, थ्योरम दे रखी, यदि फलन एफ जेड यू प्लस आयोटा वाई आयोटा बी विश्लेषिक फलन है ना, ये फलन दे रखा है u प्लस आयोटा बी विश्लेषिक फलन है, तब u और v प्रसंवादी फलन है तथा u और v प्रसंवादी संयुग्मी कहलाते हैं। यानी कि ये फलन अगर विश्लेषिक फलन है तो u और v क्या कहलाते हैं, प्रसंवादी फलन है, और u और v प्रसंवादी संयुग्मी कहलाते हैं, है ना। और प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात करना, तो प्रसंवादी संयुग्मी ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान देना, सिंपल सा मेथड है। सबसे पहले u दे रखा है अपने को, कोई फलन है, इसका प्रसंवादी संयुग्मी लाना है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना, जो फलन दे रखा हो उसका x के सापेक्ष क्या कर देंगे, आंशिक अवकलन। तो x क्यूब का क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा बेटा माइनस 3y स्क्वायर। और अपन जानते हैं CR इक्वेशन से डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी बाई डेल वाई, क्योंकि v निकालना है तो डेल यू बाई डेल एक्स की जगह क्या रख देंगे, डेल वी बाई डेल वाई, और यहाँ से कुछ भी नहीं करना, इस डेल वाई को इधर भेज देंगे। तो अब को ये बात ध्यान में रखना कि किसको अचर मानूंगा, x को अचर मानकर y के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो कुछ भी नहीं करना, डेल v का तो हो जाएगा v, और 3x स्क्वायर यानी कांस्टेंट है, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा y, है ना, 3x स्क्वायर y माइनस, और 3y क्यूब स्क्वायर का होगा y क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल यानी कि y क्यूब प्लस c। तो समाकलन आ जाएगा अपने पास, यानी कि संयुग्मी फलन आ जाएगा v बराबर 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब प्लस c, है ना। और अब डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख रखे, ये फलन दे देगा, इसका प्रसंवादी संयुग्मी पूछेगा, तो या तो याद रख लेना, इस कॉन्सेप्ट से निकाल लेना। तो अगर u बराबर e की पावर x कोस y का प्रसंवादी संयुग्मी लिखना है तो कुछ भी नहीं करना, e की पावर x ऐसा कैसे, कोस y का अपन डेरिवेटिव्स कर समाकलन कर देंगे तो क्या आएगा साइन y। इसी प्रकार कोस एक्स कोस वाई हाइपरबोलिक, इसका प्रसंवादी संयुग्मी क्या होगा, माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी, और u बराबर 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का v प्रसंवादी फलन होगा v बराबर टेन इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी। और ये याद रखना है, फर्स्ट गेट 2018 में आया था कि जेड सम्मी से चल रहा है और जेड बार इसका संयुग्मी है, तो कोस जेड बार इक्वल टू क्या आएगा, कोस जेड बार आएगा, है ना। तो कोस पे पूरे का जेड बार इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट कोस जेड बार। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी कुछ पार्ट बचा हुआ है पहले चैप्टर का, वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।